रहे थे हमारे संविधान का भाग 3 और भाग 3 में हम लोग देखे थे कि 3 जैसे लिखे हैं वैसे ही 3 लिख रहे हैं। फिर से देखिए, बात को समझिए, एकदम याद होते चला जाएगा। जैसे 3 लिखे हैं वैसे ही 3 लिख रहे हैं और आपको दिमाग में सेट रखना है कि 3 में ऐसे कर लिए, तो इसीलिए भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ये 3 को ऐसे कर दिए तो यह अमेरिका से लिया गया है। हम समझते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, अमेरिका से लिया गया है। कि दोनों बात सभी का एकदम क्लियर होगा। फिर हम लोग बताए थे कि भाग 3 है तो इसको अपने से जोड़िए, अपने से जोड़िएगा तो आपको अपने से क्लियर हो जाएगा कि भाग 3 में 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो गया। इसीलिए अनुच्छेद 12 से लेके फिर 3 है 35 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। और इसी में हमने आपको बताया था कि यह मौलिक अधिकार है। मौलिक का मतलब है कि जिसे छीना नहीं जा सकता है। ये हमारा मूलभूत राइट्स है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। साउंड प्रॉब्लम कुछ बच्चे बता रहे हैं, अभी एक मिनट देख ले, साउंड बढ़िया से होगा तभी आपको अच्छा से समझ भी पाएंगे। अगर ठीक जा रहा तो ओके लिख दीजिए, साउंड सही जा रहा है तो ओके लिख दीजिए और तब हम लोग क्लास अभी शुरू करेंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत बच्चों का ओके आ गया, इसका मतलब साउंड एकदम सही आ रहा है। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा सुनते हैं, सुनिए बढ़िया से, एक एक लाइन स्पष्ट हो जाएगा। भाग 3 में आपको बताया कि 3 से ही अधिकार है, मौलिक अधिकार की बात है। 3 से ही अमेरिका है, इसे अमेरिका से लिया गया है और ये मौलिक अधिकार हमारे भाग अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। तो आपको जल्दी से दिमाग में सेट कर लेना है कि अनुच्छेद 12 से 35 ये भाग 3 है। अब हम लोग अब यहाँ पर एक एक करके सुनेंगे। आपको बताए थे कि मूल रूप से जो हमारा संविधान दिया गया, इसमें मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और 7 मौलिक अधिकार पिछले क्लास में आपको समझाए थे, जिसमें हम लोग देखे थे पहला, दूसरा, तीसरा। बताए थे कि अधिकार ससुराली चीज से छीनना है और इसीलिए 100 से ही तीनों हो रहा था। और पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, आपको याद होगा समता, स्वतंत्रता। और तब बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 केवल 100 से हम बताए थे और बताए थे कि जो है इसमें 100 वाला बात दिमाग में रखना और शोषण करना है, एकदम धर लेना है कस के। इसीलिए धर्म के बारे में हम लोग देखे थे, धर्म के बारे में हम लोग देखे थे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। कौन धर्म कौन मानेगा, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार था। और धर्म की स्वतंत्रता के बाद 5वां, 6वां, 7वां आपको समझाए थे। 5वां बताए थे कि धर्म लेना है और शिक्षा ग्रहण करना है, संपत्ति बनाना है। इसीलिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। और बताए थे 7वां नंबर, अंतिम नंबर जो अधिकार था, हम आपको नीचे से बताए थे उपाय, और इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये 7 मौलिक अधिकार पिछले क्लास में डिस्कस हो गए। इसमें हमने ये भी बता दिया था समता का अधिकार, और समता का अधिकार में आपको हम पिछले क्लास में समझा दिए थे कि अनुच्छेद हमारा 14 से लेके 18 तक, जिसमें आपको बताए थे 12 से 35 मौलिक अधिकार है। और इसमें बेसिक आपको समझाए थे कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13 में न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह पुनरावलोकन या समीक्षा कर सकता है कोई भी विधि का जो मौलिक अधिकार का हनन करता है। और इसीलिए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पहले हो गया था और 14 से 18 की समता का अधिकार पिछले क्लास में आपको समझाए थे। आज स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हम लोग चलेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार आज हम लोग 19 नंबर से 22 नंबर तक चलेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताए थे 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जब धर्म की स्वतंत्रता की बात चलेंगे तो ये 25 नंबर से लेके 28 नंबर तक हम लोग का चलेगा। और फिर बताए थे कि ये 32 नंबर का अनुच्छेद है, 31 नंबर अनुच्छेद है और 29 से 31 तक संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा 29-30 संस्कृति और शिक्षा हो गया, 31 संपत्ति का अधिकार और 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। तब 33, 34, 35 3 अनुच्छेद और सुनेंगे तो भाग 3 आपका कंप्लीट हो। इसमें थोड़ा सा रिवीजन करते चलें कि आपका बेस क्लियर हो जाए। इसमें आपको पिछले क्लास में समता के अधिकार के अंतर्गत आपको हम अनुच्छेद 5 समझा चुके थे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। 18 में आपको बताए थे और 17, 16, 15, 14 उल्टा बताए थे। और उल्टा में आपको बताए थे कि जब 18 साल के हुए तो अपराधी आ गया, एक उपाधि का अंत हो गया और अपराधी आगे छुआछूत का अंत हो गया। और छूने के बाद अपराधी पूछा कि क्या सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो। और अगर हम कहे कि नहीं तो वो हमारा धर्म पूछा, जाति पूछा, लिंग पूछा, जन्म स्थान पूछा। हम पूछे कि इतना क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहा वध करना है, विधि के समक्ष समानता। और आपको समझा चुके थे कि अनुच्छेद 14 का मतलब विधि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है कि लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 ये छुआछूत या अस्पृश्यता को निषेध करता है। और अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है।
ये यहाँ तक टाइप करता है कि विदेश से भी आपको कोई उपाधि मिल रहा है और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो राष्ट्रपति के बिना परमिशन आप उसको नहीं ले सकते। इसीलिए उपाधियों की अंत की चर्चा हम लोग का अनुच्छेद 18 में और पिछले क्लास में ये सभी आपको सुना चुके थे। अब आज के क्लास पर हम सभी कंसंट्रेट हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जितने पढ़ेंगे तो सातों अधिकार कंप्लीट हो जाए। हमने आपको बताया था कि मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार की चर्चा है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हम लोग देखेंगे हटा दिया गया, इसीलिए वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अब इसमें हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, जरा खूब आपका ध्यान चाहिए। दूसरा नंबर मौलिक अधिकार हम लोग चल रहे हैं। समता का अधिकार आपका हो गया, तो मौलिक अधिकार संख्या 2 और दूसरा नंबर मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और हम चाहेंगे सभी लोग खूब बढ़िया से समझिए। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपको हमने बताया कि ये अनुच्छेद 19 से शुरू होकर के और 22 तक का जो अनुच्छेद है ये चर्चा करता है स्वतंत्रता के अधिकार का। आप कितना स्वतंत्र हैं, किस लिए स्वतंत्र हैं, ये सब चीज के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस करता है। 18 में अपराधी धारा था, 19 में याद रखना स्वतंत्र हो गए और इसीलिए जैसे ही 18 साल उम्र तो अपराधी पकड़ लिया, 19 साल को स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद अभी चर्चा करेंगे 19 का, अनुच्छेद चर्चा करेंगे 20 का, अनुच्छेद चर्चा करेंगे 21 का और अनुच्छेद चर्चा करेंगे 22 का। और जो लोग का ध्यान हमारे साथ बोर्ड पर होगा ये पूरे आपका याद हो जाएगा। अगला दिन एक बार और सभी बंधन में जहां चल दिए तो आपको फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। 12 से 35 एक बार जहां लिखने का आदत हो गया तो आपको लगने लगेगा कि हाँ अब हमें कोई भार नहीं है, एकदम याद हो गया। तो आपको अब दिमाग में बैठा लेना है मौलिक अधिकार में 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 कहता है कि हमारे जो भी राज्य या देश के निवासी हैं उनको वाक स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी और इसी में 6 भाग इसके अलग अलग प्रदान किए गए हैं। आपको ऐसी बात तो नहीं बोलना है जिससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक द्वेष फैल जाए। आपकी आजादी वहीं खत्म होती है जहां दूसरे की शुरू होती है, लेकिन आप वैसे सभी चीज जो आपके मन में है, किसी प्रकार का ये हिंसा नहीं फैलाने वाली बात है, तो आपको बोलने का हमारा संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप कहीं भी बिना हथियार के कोई भी सभा कर सकते हैं, ये आपको अधिकार प्रदान करता है। ये ऐसा नहीं कि कोई सभा करने से आपको कोई रोक देगा। हाँ, आपदा की स्थिति में अलग स्थितियां होगी, आपातकाल में अलग की स्थितियां होगी, लेकिन जिस समय सामान्य सब स्थिति है कोई भी व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, बिना हथियार के बोलने का अधिकार है। आप कई व्यक्ति मिलकर के आपस में कोई संघ बनाते हो, कोई पार्टी बनाते हो, ये तुम्हें अधिकार प्राप्त है। कहीं भी घूम सकते हो, आवागमन कहीं भी उसकी स्वतंत्रता है तुम्हें, तो आवागमन का भी अधिकार प्राप्त है। कहीं भी तुम आवास अपना ले सकते हो, कुछ राज्यों में रोक है, लेकिन कहीं भी तुम अपना जमीन ले सकते हो भारत में हो तो। ये सभी जितनी स्वतंत्रता की बात है ये अनुच्छेद 19 में चर्चा है। अनुच्छेद 19 के क में इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और जोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई। बहुत अच्छा प्रस्ताव को आएगा। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किसमें चर्चा है, तो मौलिक अधिकार में चर्चा है। कोई व्यक्ति अपनी विचार को अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो व्यक्त कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। प्रेस वाले भी बिना हिंसा फैलाए उनके भी स्वतंत्रता है, वो किसी पर बोल सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो। हिंसा फैलाने की बात अगर नहीं है और प्रधानमंत्री भी गड़बड़ करते हैं तो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कि वे उसके खिलाफ लिख सकते हैं। इसी में बाद में फिर अनुच्छेद 19 में दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई भी अनुच्छेद 19 में भी जोड़ा गया। सूचना का अधिकार, आपको एक अधिकार है, स्वतंत्रता है, किसी भी सरकारी काम में किस स्तर से काम हो रहा है, कितने बजट का काम हो रहा है, इसके बारे में जानने का अधिकार है। और अनुच्छेद 1 में एक चीज और जोड़ दिया गया, किसी भी भारतीय को राष्ट्र ध्वज किसी भी दिन फहराने का अधिकार है। आप जानते हो जवाहरलाल बजाज जी से ये चीज हम लोग को मिला, और नहीं तो ये पहले से प्रदान नहीं किए गए। पहले से ये हम लोग को प्रदान नहीं था। भारतीय कोई भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपने मकान पे झंडा फहरा सकते थे, बाकी दिन झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो ये अभी हमने बताया 19A की बात चल रही है, 19A में ही प्रेस की बात चला, ये 19 में या 19A की बात चल रही है प्रेस का। तो राष्ट्र ध्वज की भी जो बात आपको हमने बताया, ये सरकार का मौलिक अधिकार दिया है कि कोई भी भारतीय अपने मकान पर डेली सुबह राष्ट्र ध्वज फहरा सकता है और जैसे ही सूर्यास्त होगा फिर उसे उतारना होगा। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यहाँ पे एक बहुत विस्तृत शब्द है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ है। पहले 7 संपत्ति वाला हटा दिया गया और इसमें बोलना, सभा करना, संघ बनाना, घूमना, आप कहीं लेके रह सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 करता है।
अनुच्छेद 19 में फिर प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। ये भी मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए सूचना के अधिकार में जिस विभाग से सूचना लेना है उस विभाग के जो हेड है, मतलब आपको विद्यालय से सूचना लेनी है तो विद्यालय का हेड, पंचायती राज का सूचना लेना है पंचायत का हेड, रजिस्ट्री ऑफिस से सूचना लेना है रजिस्ट्रार के यहाँ, जिस ऑफिस से लेना है उसका हेड को आप 20 रुपया का एक पोस्टल ऑर्डर या टिकट पर अपनी बात को रखते हुए कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक फॉर्म है, हम ये जानना चाहते हैं, आप इसको देंगे। आपका ये अधिकार है कि वहां के बारे में आपको जानकारी वो देगा, नहीं देगा तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। राष्ट्र ध्वज फहराने का भी अधिकार हम लोग देखें अनुच्छेद 19 में ही शामिल हो गया। अब हम लोग की बारी है अनुच्छेद 20 का। बढ़िया से सुनेंगे, एक बार ध्यान दे दोगे तो सब क्लियर। अनुच्छेद 20 एकदम बहुत आसान है। अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार है। अपराध में अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार ये हमारा अनुच्छेद 20 करता है। 20 ऐसे भी आपको बताए थे कि जहर है और इसीलिए आपको कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण ये आपको कहता है अनुच्छेद 20। ये दोष सिद्धि क्या है? कहता है कोई एक अपराध के लिए हमारा अनुच्छेद 20 कहता है कि एक बार ही सजा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही अपराध के लिए उसको बार बार हम सजा दें। और कोई व्यक्ति किसी चोरी में या मर्डर केस में अंदर गया है, उसको 3 साल की सजा हो गई और फिर वो बाहर आ गया 3 साल बाद, फिर पुलिस पकड़ के भेज दी कि सर 3 साल पहले किया था और इसको सजा दीजिए। एक अपराध में एक बार सजा दिया जाएगा। ये अपराध के दोष सिद्धि का उसको संरक्षण का अधिकार है। दूसरा नंबर ये अनुच्छेद 20 वर्णन करता है कि जो अपराधी जिस समय पकड़ा गया है उस पर उसी समय का कानून लागू होगा, न कि अभी का। उसी समय का कानून लागू होगा, ये नियम हो गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2020 में पकड़ा जाता है शराब पीते हुए और उसको मान ले इस समय कानून कहता है कि 6 माह जेल हो सकता है, इस समय का कानून कहता है। और इस फिर आगे बढ़ते बढ़ते सरकार 2025 में कानून बनाती है कि जो व्यक्ति शराब पिएगा उसको हम अब 14 साल का जेल दे देंगे और सारा संपत्ति जब्त करेंगे। तो जब इसकी सुनवाई 2025 में होगी तो हमारा अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के अधिकार में इस व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया गया उसी समय का कानून इस पर लागू होगा। ये नहीं है कि ये कानून आप लागू करके उसको 14 साल का जेल दे दीजिएगा, इस समय 6 है 6 ही साल का जेल हो। यानी अनुच्छेद 20 आपका क्लियर हो गया होगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि की भी स्वतंत्रता है। ये दोष सिद्धि में भी संरक्षण है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होना। जिस समय आप पर कोई मुकदमा दायर होता है उस समय जो प्रावधान किया गया है आप पर उसी के अंतर्गत केस चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। ये 21 अनुच्छेद आपका कहता है कि ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम मार्शल लॉ लगाते हैं, आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, तो राष्ट्रीय आपात में सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। देश संकट में है तो उस समय आपके कोई अधिकार नहीं रहे। लेकिन ये अनुच्छेद 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकता है, ये राष्ट्रीय आपदा में भी लागू रहेगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है सभी नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और इसी का धीरे धीरे रेंज बढ़ते चला गया। यानी अगर पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, जल ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, इतना प्रदूषण है कि लोग जीवन भी ठीक से नहीं जी सकते हैं, तो इसके खिलाफ कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे। ये व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अगर राष्ट्रीय आपदा भी अनुच्छेद 352 से घोषित किया जाएगा तो सब मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकता है। यह सस्पेंड नहीं होगा। व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हर हाल में चाहिए, चाहे आपदा लगाए या आपातकाल लगाए, ये सबको अधिकार है। तो देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपदा में भी रहता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का क। 21 का एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह 86वां संविधान संशोधन से 2002 में इसे जोड़ा गया और इसी में यह शामिल किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए हमारे संविधान में इस चीज की चर्चा है। 6 साल से 14 साल तक कोई भी बच्चा है तो उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमारा अनुच्छेद 21 का एक कहता है और इसे 86वां संविधान संशोधन से 2002 में हम लोग इसको जोड़े हैं। तो अब हम समझते हैं अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 आपका क्लियर हो गया। और लास्ट हम लोग देखें अनुच्छेद 22। ये कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार है। जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी में भी संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार ये अनुच्छेद 22 कहता है। ये क्या है?
20 और 22 लगभग एक जैसा लग रहा है लेकिन अलग है। 20 कहता है कि अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार है। दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार का मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, जिस समय उसे अरेस्ट किया गया उस समय के कानून के अनुसार सजा। लेकिन अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करेगा तो उसको 3 प्रकार का अधिकार होगा। पहला, गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को कारण बताना होगा। ऐसे नहीं है कि आप पकड़ लिए और जैसे तैसे करेंगे कि तुमको नहीं बताएंगे। कारण बताना होगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा कि सर इसको पकड़े हैं। बाकी मजिस्ट्रेट बोलेगा उसके अनुसार से आगे काम होगा। पुलिस अपने थानों में 24 घंटा से ज्यादा बंद नहीं रख सकती है। हाँ, इसमें यात्रा का समय जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट के लिसाफ पास ले जाने में 3 दिन का समय लगता है तो 3 दिन उसको नहीं माना जाएगा। नगरपाल मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। उसको जिससे इच्छा है वो उसको वकील बुला सकता है और अपनी बात करवा सकता है। तो देखिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग एक बार और सुनेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्लियर हो गया। एकदम आसान है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 नंबर में हम लोग देखें, वाक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जमीन लेकर बसने की स्वतंत्रता है। 19 के क में हम लोग सुने प्रेस वालों को भी ऐसी स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के अंतर्गत ही क में है। आरटीआई और झंडोत्तोलन सब 19 में आते हैं। अनुच्छेद 20 में हम लोग देखे, अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है। एक तरह के अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जाएगा। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया है उस समय के कानून से उसे सजा दिया जाएगा। उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और 21 तो आप एकदम ध्यान दे देंगे, 21 और 21 का दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसे राष्ट्रीय आपदा 352 में भी हम नहीं हटा सकते हैं। और 21 का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। 86वां संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया। 6 साल से लेकर 14 साल की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 22 का होता है, गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार है। कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताया जाएगा। 24 घंटा के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसे मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार होगा। तो हम समझते हैं कि ये दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब आप जानते हो हम लोग का मौलिक अधिकार तीसरा नंबर अगर बात करें तो आपको बताया हुआ है तीसरा शोषण करना, और इसीलिए तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अभी हमने आपको बता दिया कि इसमें अनुच्छेद केवल 2 ही है। अनुच्छेद 23-22 तक हो गया था गिरफ्तारी में संरक्षण, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 2 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये 23 और 24 क्या है हम लोग तेजी में सुनेंगे। 23 और 24 बहुत हल्का है, सबको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं। 23 कहता है किसी का आप शोषण नहीं कर सकते, बलात् श्रम नहीं करवा सकते, बलात् माने जबरन श्रम नहीं करा सकते, बेगार नहीं रख सकते। बेगारी का मतलब काम करवा रहे हैं, पैसा कौड़ी नहीं दे रहे हैं। मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। इसी के अंतर्गत आप देखो, इसी के अंतर्गत वैश्या वगैरह सब आ जाते हैं। वैश्यालय में आप किसी को आप रखे हैं, खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ये मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते, मानव जिस्म को भी नहीं खरीद बिक्री कर सकते, बेगार नहीं रख सकते। ये सब चीज के बारे में शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। यानी बलात् जो है, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम, बलात् श्रम, बेगारी, मानव की खरीद बिक्री, वैश्या, ये सभी को निषेध करता है हमारा अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम के बारे में चर्चा करता है। किसी का भी उम्र अगर 14 वर्ष से कम है तो आप उससे काम नहीं ले सकते। कारखाना में बालकों को काम करने से रोकने के लिए, जो कि 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा का जब प्रावधान है, तो 14 साल से ऊपर से ही उम्र के बच्चों से कारखाना में काम लिया जा सकता है। ऐसे उम्र सीमा समय समय पर श्रम कानून के द्वारा बदलते रहते हैं। अभी हम लोग देखें, हम लोग के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 नंबर कहता है कि कोई भी बलात् श्रम, जबरन श्रम नहीं करवा सकता, बेगारी नहीं करवा सकता, मानव की खरीद बिक्री नहीं करवा सकता। ये सबका निषेध किया गया है। किसी भी कारखाना में बाल श्रम को मतलब 14 साल से नीचे के लड़के से आप काम नहीं ले सकते, ये अनुच्छेद 24 करता है। तो हम समझते हैं मौलिक अधिकार संख्या 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 आपका क्लियर हो गया। अब धरना है कसके, और इसीलिए हम लोग देखें चौथा नंबर आपको याद है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। तो चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग को मालूम है बस सिर्फ 3 अनुच्छेद 25 से 28 हम लोग देखेंगे, 4 अनुच्छेद हम लोग इसमें देखेंगे। 29-30 फिर हो जाएगा। अगला नंबर जो आप जानते हो धर करके क्या करना है उसके बारे में समझाए, शिक्षा संस्कृति।
31 नंबर आपको बताए हैं कि ये संपत्ति हो गया और 32 संवैधानिक उपचार हो गया। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये अधिकार ऐसा है जो विदेशियों को ही मिलता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन कितना अच्छा आता है कि कौन सा अधिकार विदेशी को भी मिलेगा। सब अधिकार मौलिक विदेशी को इंडिया में नहीं देंगे, बाकी भारतीय नागरिकों के लिए है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के विदेशियों को भी है। और हमारा अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है, ये चारों अनुच्छेद जरा सुन लें। 25, 26, 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर सुने रहने से आपका लाइन जो क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन क्या आता है, हम क्यों इतना डिटेल कर, क्योंकि एक बार सुने होगे ना तो कभी कभी दे देगा निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में देगा 14 साल से कम उम्र वाले को निःशुल्क पढ़ने के लिए, इसी में देगा जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते, निःशुल्क काम नहीं करवा सकते। तो ये सब सुना रहेगा तो लगेगा कि नहीं सब सुने थे, ये सब मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो अब जरा हम लोग देखें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 बहुत महत्वपूर्ण है, 2 राज्यों के लिए है और 2 नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का, धर्म के अनुसार आचरण करने का। आचरण का मतलब अगर कोई पंजाबी है तो वो पगड़ी बांधेगा, वो हेलमेट नहीं लगता है तो वो नहीं लगाएगा। वो अगर उसका धर्म का आचरण है कि हर समय अस्त्र शस्त्र या कुछ रखना है तो वो तलवार रख के भी बैंक में घुसेगा, भले बैंक वाला लिख दे कि हाँ किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर घुसना वर्जित है, लेकिन वो उसका मौलिक अधिकार है, उसके धर्म का आचरण है, इसलिए वो लोग जा सकता है। तो देखो किसी भी व्यक्ति को भारत में जो इच्छा है वह धर्म मानना, जो धर्म का आचरण है उस आचरण के अनुसार रहना। कई बार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इस सभी में आचरण शब्द का वर्णन नहीं है तो हम मुस्लिमों के बुर्का पर प्रतिबंध लगा देते। भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के मौलिक अधिकार में है कि धर्म का आचरण अगर है कि बुर्का पहनना है तो यहाँ पहन सकते हैं। तो धर्म के मानने, धर्म के आचरण के अनुसार अपने को आचरण के अनुसार अपने को रखने, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति। तो अनुच्छेद 25 तो आप लोग का ऐसा ही क्लियर हो गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने और धर्म के प्रचार के लिए वो स्वतंत्र है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अनुच्छेद 26 कहता है कोई भी व्यक्ति जैसा उसके धर्म कहता है वैसा धार्मिक कार्य का संपादन भी कर सकता है। और धार्मिक कार्य उसका है घंटी बजाना, धार्मिक कार्य उसका है अजान देना, धार्मिक कार्य उसका अन्य कोई है तो वो व्यक्ति को अधिकार है कि वो धार्मिक कार्य जैसे संपादित होता है भारत में आप उसको संपादित कर सकते हो। हमने बताया 2 नागरिकों के लिए है, लेकिन ये 2 27 और 28 राज्य के लिए। 27 कहता है राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता है जिस टैक्स के द्वारा किसी धर्म को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा हो। धार्मिक टैक्स आप नहीं लगा सकते। ये मंदिर बन रहा है, मोदी जी इसका शिलान्यास किया है, इसीलिए 1% धार्मिक टैक्स, मंदिर टैक्स लगा रहे हैं। सब खाइए पीजिए तो 1% दे दीजिए, बड़ा सा मंदिर बन जाएगा। हम लोग के देश में एकदम मना है, धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकते। देखो कई व्यक्ति उंगली उठाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रधानमंत्री चले गए मंदिर के शिलान्यास में, ठीक नहीं किए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई गलत है, क्योंकि कई बार आप वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखे होंगे मजार पर चादर चढ़ाने भी गए हैं, वही मनमोहन सिंह गिरजा जो है घर में गए हैं, वही मनमोहन सिंह अपने गुरुद्वारा में भी गए हैं। जिस प्रकार का आयोजन है उसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, और धार्मिक टैक्स लगा दे, अपने अनुसार से खजाना का पैसा वहां दे दे, ये गलत है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। प्रधानमंत्री मंदिर जा रहा है तो धर्मनिरपेक्षता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वही प्रधानमंत्री अगर टोपी पहन के चादर लेकर के अगर मस्जिद में चले जाए तो होगा कि नहीं बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ये कौन धर्मनिरपेक्ष है? प्रधानमंत्री कहीं जा सकता है, किसी भी आयोजन में जा सकता है। हाँ, अगर संपत्ति का दुरुपयोग करता है, टैक्स लगाता है, ये अनुच्छेद 27 कहता है धर्म के लिए टैक्स तुम नहीं लगा सकते। और 28 नंबर कहता है कोई भी राज्य कोष के खजाने से राजकीय वित्त से पोषण होने वाले किसी भी संस्थान में धर्म की पढ़ाई नहीं करवा सकता। केवल धर्म की पढ़ाई नहीं होगा, अगर खजाना से पैसा लग रहा है तो यहाँ धार्मिक शिक्षा, सिर्फ धार्मिक शिक्षा यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं उसे विज्ञान पढ़ाना होगा, मैथ पढ़ाना होगा, इंग्लिश पढ़ाना होगा। केवल कहोगे धर्म की शिक्षा होगी तो अपना फंड से तुम कर लो। सरकार के वित्त से अगर वो पोषण संस्था हो रही है तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी। मदरसा की बात लोग उठाते हैं कि सर मदरसा में होता है, तो मदरसा में उनके अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अरुण जी लिखे हैं मुस्लिम ऐसा है, हिंदू में भी है, हिंदू में भी संस्कृत स्कूल है, संस्कृत स्कूल है। हम लोग जस्ट आगे वही पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार है कि उनके भाषा को, उनके संस्कृति को भी हम अक्षुण रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होगी। मदरसा में भी ऐसा नहीं कि केवल उर्दू या फारसी पढ़ोगे। अगर कोई मदरसा के लड़के केवल उर्दू फारसी पढ़ेंगे तो उनके सरकारी नौकरी में बाकी स्कोप जगह बंद होगा। विज्ञान से साइंस चाहिए तो विज्ञान वाला डिग्री लेना होगा। संस्कृत विद्यालय से है, ये नहीं कि आप केवल संस्कृत पढ़ेंगे, तो अन्य विषय की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब एक बोर्ड का, मध्यमा बोर्ड का वैल्यू मिलेगा। और इसीलिए आपको दिमाग में सेट रखना है, संस्कृत धर्म की भाषा में नहीं कह रहा हूं,
संस्कृत हम लोग के लिए और उर्दू इन लोग के लिए सबके साथ चलना होगा और सब विषय के साथ उनको करना होगा। सरकार के वित्त पोषण संस्थान में केवल धर्म की पढ़ाई नहीं चलेगी। अनुच्छेद 28 का होता है। आपको इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन एक बार सब सुने रहिए, भूल के जो बचेगा बस को मजे में बनाइएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखिए अनुच्छेद 25 से 28 है। 25 नंबर कहता है कोई भी व्यक्ति धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। 26 कहता है कि धार्मिक कार्य के संपादन के लिए स्वतंत्र है। ये दोनों बात नागरिकों के लिए है। ये विदेशी नागरिकों को भी ये वैल्यू मिलता है। मतलब अमेरिका से भी कोई पादरी आएंगे और धार्मिक कार्य का संपादन करेंगे, सऊदी अरब से कोई मुस्लिम आएंगे वीजा लेकर के धार्मिक कार्य का संपादन करेंगे, अगर वो लेके आया है वीजा इस कार्य के लिए तो वो कर सकते हैं। और 27 और 28 राज्यों के लिए है धार्मिक कर नहीं लगा सकते, और वित्त पोषण संस्थान जो सरकारी खजाने से है उसके लिए अन्य विषय भी करना होगा, केवल धर्म की पढ़ाई आप नहीं कर सकते। तो अब हम समझते हैं कि आपका चौथा नंबर मौलिक अधिकार बिल्कुल क्लियर हो गया। जिन लोगों को लग रहा था मदरसा वगैरह, तो वो 5वां नंबर मौलिक अधिकार जो पढ़ोगे ये क्लियर हो जाएगा। 5वां मौलिक अधिकार सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। ये चीज ध्यान दो, कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए। चौथा में मैंने बताया कि ये सबके लिए, विदेशियों के लिए भी वैलिड है, लेकिन 5वां नंबर जो मौलिक अधिकार है ये केवल मुस्लिमों को मिला है, यह केवल सिखों को मिला है, यह केवल बौद्धिस्ट को मिला है, यह केवल जैनों को मिला है। ये जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, सिर्फ उनको ये अधिकार मिलता है कि आप अपनी संस्कृति को, आप अपनी शिक्षा को आप छुन रखने का अधिकार है। यानी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का अधिकार में हम लोग इसमें शामिल नहीं है, केवल अल्पसंख्यक इसमें शामिल है। और इनके लिए सिर्फ 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये दोनों हमने अभी बताया सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है। ये जो शिक्षा और संस्कृति की जो बात चल रही है, इसमें हमारा संविधान कहता है कि जो भारत में अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन सभी को विशेष पावर है कि वे अपने भाषा का, वे अपनी संस्कृति का, अब जो व्यक्ति उर्दू है, ये अल्पसंख्यक है, तो वे अपने लिपि का यहाँ पे संरक्षण कर सकते हैं। इसको कोई नहीं हटाएगा। अगर कहीं उर्दू पढ़ाई हो रही है तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक है और उर्दू स्कूल खोले हैं तो उन्हें अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। और अनुच्छेद 30 इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान के लिए विशेष प्रबंधन की भी चर्चा करता है। अभी जो कई बच्चे बोले ये चीज जरा समझोगे। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आपको छूट दे सकते हो। मान लो कोई कॉलेज खुल रहा है और एक कॉलेज, मान लेते हैं कि हम लोग का सरकार कहती है 10 एकड़ में कॉलेज होगा, नहीं खोल के मुस्लिम खोल रहा है माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, तो हो सकता है इसका क्राइटेरिया 5 एकड़ ही हो। शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को विशेष छूट दी जाएगी। सभी विद्यालय में अगर हिंदू भारत में विद्यालय खोल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको कुल एडमिशन का 25% फ्री करना होगा। लेकिन अगर ईसाई वही विद्यालय खोले हैं तो अनुच्छेद 30 कहता है कि ईसाई अल्पसंख्यक है, मिशन का स्कूल है, तो इसको फ्री नहीं करना, इसको पैसा लेने दीजिए। ये शैक्षणिक संस्थान में भी उसको थोड़ा सपोर्ट करना। तो देखिए अनुच्छेद 29 और 30 ये ओनली अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। और बाकी अब तो 31 और 32 बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 31 सब लोग जानते हो संपत्ति का अधिकार की बात है। और संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इसके कारण कई जगह नेशनल हाईवे बनाने में, रोड बनाने में दिक्कत हो रही थी। और कई जगह रोड जा रहा है, किसी का संपत्ति है, तो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा यहाँ मौलिक अधिकार है, हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे। तो सरकार इसमें धीरे धीरे सुधार की। और आपको हमने बताया कि जो 6ठा नंबर मौलिक अधिकार मेरा है उसे आपको 44वें संविधान संशोधन, पिछले क्लास में भी आपको बोले थे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और मौलिक अधिकार से हटाने के बाद इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया और 300A में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कहा गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कहा गया कि कानून के अंतर्गत आपका अधिकार होगा। तो ये नहीं समझना कि संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, कानूनन अधिकार है। आपकी सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानूनन अधिकार कहने का मतलब है कि उसके बदले में उचित मुआवजा देगी। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लिया। मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार होता तो ले भी नहीं सकती। मूल अधिकार रहेगा तो सिर्फ आपदा में मार्शल लॉ में ले सकते हैं। और अगर कानूनी अधिकार कर दिए तो सरकार जब कानून बना देगी कि यहां से नेशनल हाईवे पार करेगा तो आपकी संपत्ति वहां वो लेगी, निश्चित ले लेगी। उसके लिए जितना मुआवजा तय करेगी उस पर आपको देना होगा। आपको ज्यादा मुआवजा चाहिए तो रोड जाम कीजिए, सरकार पर प्रेशर बनाइए, सरकार बनाती है तो आपको मिलेगा। आपको कानून अधिकार है इस पर पैसा लेने का। तो 6ठा नंबर मौलिक अधिकार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 44वें संविधान संशोधन से 1978 में हटा करके इसे मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया और इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया। और अब सबसे मजेदार आने वाला है
7वां नंबर मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, और इसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट ये है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को हम लोग अनुच्छेद 32 में वर्णन किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि इसके बिना सारा अनुच्छेद बेकार है। हम इसमें एकदम उपचार कर दिए हैं कि कोई व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार छीनता है तो हम कुछ इसमें अनुच्छेद 32 में उपाय बताए हैं। और इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे भारतीय संविधान का आत्मा है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। यहां पर दो प्रश्न बहुत सुंदर उठते हैं और बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो निश्चित संवैधानिक उपचार नहीं मानना, आंसर प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना में भी आपको हम पढ़ाए थे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन इसी प्रश्न में अगर जोड़ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा, तो अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा। यानी अगर क्वेश्चन में अंबेडकर नाम लग जाएगा तो प्रस्तावना कभी नहीं मानना। संवैधानिक उपचार का अधिकार को ही संविधान का आत्मा अंबेडकर जी ने कहा, लेकिन अगर अंबेडकर लगा नहीं रहेगा संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना होगा। अब तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कैसे उपचार होगा, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को क्या पावर दिया गया है। तो इसमें 5 रिट की चर्चा चलेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण से हम लोग शुरू करेंगे, परमादेश और बाकी सभी रिट की चर्चा करेंगे। तो ये यहां से अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट, और अगले दिन आपका ये पूरा कंप्लीट खत्म होकर इस पर टेस्ट लगे, यानी कल के क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहां तक से टेस्ट लगाएंगे। बढ़िया से पढ़ के रखिएगा और तब मजा आ जाएगा। मौलिक अधिकार अगर ठीक हो गया तो नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में बहुत ज्यादा भार नहीं रहता, और फिर हम लोग केंद्र राज्य सेवा को हम लोग शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे पॉलिटिवी। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे चलेंगे। और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। बिहार फॉरेस्ट का कोई गार्ड का बैच है, किसी का बैच है, आप केवल देख लो उसका सिलेबस क्या है। आपका ये नहीं कि कोई वैकेंसी आया तो हर बैच के लिए अलग अलग ज्वाइन करें। सिलेबस में जीके जीएस करेंट अफेयर तो जितना तुम पढ़ रहे हो सेम यही चीज वहां पूछेगा। वो तो केवल पैसा लेने के लिए होता है, बैच बना दी वो बैच बना दी। एक बार जुड़ जाओ इंटर लेवल पे, एक बार जुड़ जाओ रजिस्टर लेवल पे, तुम्हारी पूरी स्थिति एकदम सही हो जाएगी। रविकांत जी डेट खत्म हो गया, घबरा नहीं, हम लोग लगे हैं, अब हम लोग के हाथ में नहीं होता, लेकिन बिना पैसा लिए आप सभी का 3 महीना डेट फिर से बढ़ने जा रहा है। जल्दी बढ़ जाएगा सब लोग का, अब 10 दिन समय लग सकता है। अभी लाइव क्लास एकदम करते रहिए। क्लास का टाइम टेलीग्राम विद्यार्थी के समय राहुल सर में जुड़े रहे, रूटीन तो डेली डाला जाता है, वहां से रूटीन देख लीजिए।